वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का डीमन स्लेयर सीजन 5 के सबसे एपिक एंड डेंजरस बैटल में, जहां पर अपर मून वन कोकोशिबो का सामना होगा मिस्ट हाशिरा मोइचिरो, विंड हाशिरा सानेमी, गेन्या और स्टोन हाशिरा ग्योमी से। तो ये बैटल काफी ज्यादा दमदार होगा और इस बैटल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो अब अकाजा से लड़ने के बाद तांजिरो और ग्यू की हालत टाइट हो जाती है, जिसके बाद तांजिरो बेहोश हो जाता है। लेकिन तांजिरो को कहीं पर आग जलने जैसी महसूस हो रही थी, तो वो देखता है कि ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार को आग में डालकर उसे तेज कर रहा था और तांजिरो लड़ाई की वजह से बहुत घायल हो चुका था। तो ग्यू ने उसके सभी घावों पर मरहम पट्टी लगा दिया, जिससे उसके खून का बहना रुक गया। फिर ग्यू तांजिरो को बोलता है कि शायद तांजिरो को पता होगा कि ये लड़ाई तो सिर्फ शुरुआत है, उन सभी का एम तो मुजान किबुत्सुजी है और हो सकता है इसके बाद इन दोनों को अपर मून 1 या अपर मून 2 के साथ भी सामना करना पड़े। लेकिन अपर मून 3 अकाजा ने ही इनकी ऐसी हालत कर दी। तो ये दोनों खुद कंफ्यूज थे कि वो दोनों आगे चल के टिक पाएंगे या नहीं। लेकिन तभी कासुगा क्रुआ के अनाउंसमेंट करती है कि शिनोबु, कनाओ और इनोस्के ने मिलकर अपर मून 2 को हरा दिया है। ये सुनकर तांजिरो और ग्यू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी अब इस लड़ाई पर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और वो मुजान के बहुत करीब हैं। और अब सीन चेंज होता है, मित्सुरी को देखते हैं, जहाँ पर मित्सुरी अपर मून 4 नाकीमे को ढूंढ लेती है और मित्सुरी के साथ सरपेन हाशिरा ओबानाई भी था। और जैसे ही ओबानाई नाकीमे को देखता है तो वो हैरान होता है, क्योंकि अपर मून 4 को तो मुइचिरो ने हरा दिया था। लेकिन वो समझ जाता है कि नाकीमे तो एक रिप्लेसमेंट है। और मित्सुरी सोचती है शिनोबु कोचो, जो मित्सुरी से भी छोटी थी, उसने अपने जीवन को जीत के लिए जोखिम में डाल दिया और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और अब मित्सुरी इस जीत को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी और वो नाकीमे को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ती है। लेकिन नाकीमे, जो इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है, उसे हराना भी इतना आसान नहीं है। वो मित्सुरी के सामने एक गेट को अपीयर कर देती है, जिससे टकरा के मित्सुरी नीचे गिरने लगती है। और अब मित्सुरी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ओबानाई के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वो खुद को ही दोष देने लगती है कि वो बहुत अहंकारी हो गई और अपना आपा खो दिया, जिससे उसकी ऐसी हालत है। लेकिन तभी ओबानाई आके मित्सुरी को गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि उन्हें नाकीमे के अटैक्स के बारे में नहीं पता, तो उन्हें पहले अपना दिमाग लगाना होगा और खुद को शांत रखना होगा। जिसपे मित्सुरी बोलती है कि वो समझ गई, लेकिन वो अभी भी शर्मा रही थी। लेकिन तभी उन दोनों के नीचे का फ्लोर खुल जाता है, लेकिन वो दोनों गिरने से बच जाते हैं। लेकिन नाकीमे भी कम थोड़ी ना थी, वो बार बार इन्फिनिटी कैसल के गेट्स को ओपन करती और ये दोनों बहुत ही मुश्किल से इनसे बचते। लेकिन तभी अचानक से एक फ्लोर मित्सुरी से टकरा के मित्सुरी को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ ले जा रहा था, ताकि वो ऊपर के फ्लोर के साथ टकरा के कुचली जाए और मर जाए। और मित्सुरी फ्लोर के साथ टकराने ही वाली थी, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उससे बच जाती है। और अब मित्सुरी समझ चुकी थी कि नाकीमे अपने शरीर की तरह ही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है। और मित्सुरी फिर से नाकीमे के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन नाकीमे फिर से एक गेट को ओपन कर देती है। लेकिन मित्सुरी इस बार इस जाल में नहीं फंसती और वो उस गेट से कूदकर साइड से नाकीमे को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी डायरेक्शन तो फिर से चेंज हो चुकी है, मतलब नाकीमे ने फिर से उसे एक गेट में डाल दिया, जिसे मित्सुरी देख भी नहीं पाई और वो उदास होकर फिर से नीचे गिरने लगती है। और तभी ओबानाई सरपेन ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करता है और अपने स्वॉर्ड को नाकीमे के गले के पास ले जाता है। लेकिन नाकीमे अपनी टेक्निक से ओबानाई को अपने से दूर करवा देती है और ये देखकर ओबानाई भी समझ जाता है कि नाकीमे की ब्लड डीमन आर्ट किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन उसकी ये टेक्निक बहुत ही परेशानी खड़ी कर रही है और इससे ये लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और नेक्स्ट सीन में हम ग्योमे और मुइचिरो को देखते हैं, जो कि तेजी से मुजान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी नाकीमे की टेक्निक से एक दीवार मुइचिरो के साथ टकरा के उसे दूर ले जाता है और ग्योमे यहीं पर रह जाता है। फिर मुइचिरो ग्योमी से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो मुजान को ढूंढे। और फिर मुइचिरो एक अलग ही कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। मुइचिरो को देखकर कोकोशिबो कहता है कि मुइचिरो तो एक डीमन स्लेयर है और मुइचिरो से काफी जाना पहचाना लग रहा
है, लेकिन अपर मून वन को अपने सामने देखकर मुइचिरो की फट रही थी। कोकुशिबो जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आसानी से देख सकता था और उसे ये एहसास होता है कि मुइचिरो कोई आम बच्चा नहीं है, और मुइचिरो सोचता है कि क्या ये अपर मून वन ही है, क्योंकि ये बाकी अपर मून से काफी अलग लग रहा है और ये दिखने में बहुत ताकतवर और मेजेस्टिक लग रहा है। और मुइचिरो नोटिस करता है कि अपर मून वन के पास एक स्वॉर्ड भी है। इसका मतलब ये डीमन पहले एक डीमन स्लेयर रहा होगा। उसके मन में काफी सारे डाउट्स थे और तभी मुइचिरो का हाथ बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है और वो अपने हाथ को कांपने से रोक ही नहीं पाता, जैसे उसका शरीर लड़ने से इनकार कर रहा हो। और मुइचिरो ने अपने जीवन में अपर मून वन जैसा डीमन कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके प्रेजेंस यानी उसके ऑरे को महसूस करके ही मुइचिरो की धज्जियां उड़ जाती है। फिर कोकुशिबो अपनी गहराई से भरी हुई आवाज से मुइचिरो को उसका नाम पूछता है, जिसपे मुइचिरो डरते हुए बोलता है कि उसका नाम टोकितो मुइचिरो है। ये सुनकर कोकुशिबो समझ जाता है और कहता है तो अब सुकीगुनी नाम लुप्त हो चुका है। ये सुनकर मुइचिरो कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सुकीगुनी कौन है, जिसपे कोकुशिबो कहता है कि आखिरकार सैकड़ों साल गुजर गए तो ऐसा होना तो जायज था। और फिर वो बोलता है कि सुकीगुनी उसका असली नाम था जब वो इंसान था और उसका असली नाम सुकीगुनी मिशिकात्सु था। और तभी एक गहरा सच रिवील होता है। कोकुशिबो मुइचिरो से कहता है कि मुइचिरो उसके फैमिली का ही मेंबर है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया, यानी मुइचिरो उसी का वंशज है, उसी का संतान। और ये सुनकर मुइचिरो शौक में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भला एक डीमन के वंशज का कैसे हो सकता है, और क्या कोकुशिबो सच में सुकीगुनी वंशज का पहला फाउंडर है। और फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे शांत करवाता है और अपने स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि चाहे जो भी हो उससे इन सब से कोई मतलब नहीं। और ये देखकर कोकुशिबो मुइचिरो की तारीफ करके कहता है कि उसकी मानसिक शक्ति बहुत काबिल है, क्योंकि उसने पल भर में ही अपने घबराहट को दूर कर दिया, जो कि काबिले तारीफ है। और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के सेकंड फॉर्म को यूज करके कोकुशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकुशिबो अचानक मुइचिरो के पीछे आ जाता है और मुइचिरो से कहता है कि उसकी ये टेक्निक बहुत अच्छी थी और कोकुशिबो इतना भी अंधा नहीं है जो धुंध में भी नहीं देख पाए। और मुइचिरो फिर से मिस्ट ब्रीडिंग के 5वें फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकुशिबो एक सेकंड में ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो फिर से मुइचिरो की तारीफ करता है, क्योंकि मुइचिरो इस साल पूरे 14 साल का हो जाएगा और उसके उम्र के हिसाब से उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो घबराने के बजाय अपने घबराहट को दबाकर कोकुशिबो का गला काटने की कोशिश कर रहा है और उसे उसके वंशज से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और वो कहता है कि भले ही उसके खून में बहुत पानी मिला दिया गया हो, लेकिन ये सब नॉर्मल बात है, और भले ही उसका नाम मिट गया हो, लेकिन उसकी काबिलियत अभी भी उसके वंशज में जिंदा है। और फिर मुइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव करके कहता है कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है, और भले ही वो कोकुशिबो के वंशज का ही हो, लेकिन अब सैकड़ों साल बीत गए हैं, जिससे कोकुशिबो का ना कोई काबिलियत और ना ही कोई खून का बूंद उसके शरीर में दौड़ रहा है। और कोकुशिबो भी ये नोटिस करता है कि मुइचिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर लिया है। और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीडिंग के 7th फॉर्म को यूज करता है, जिससे चारों तरफ कोहरा फैल जाता है। कोकुशिबो भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने मिस्ट ब्रीडिंग के ऐसे टेक्निक को पहले किसी मिस्ट ब्रीडिंग यूजर को करते हुए नहीं देखा। और तभी लिटरली यार मुइचिरो अपने स्वॉर्ड को कोकुशिबो के गले के पास ले आता है, लेकिन कोकुशिबो इससे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और वो सोचता है कि ये समय बहुत अनोखा है, क्योंकि उसे मुइचिरो के अटैक्स को पढ़ने के लिए अब थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अलग है और काफी इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल भी। और जरूर किसी मुइचिरो फैमिली का मेंबर ही होगा जिसने इस टेक्निक को बनाया है। और अब कोकुशिबो भी सीरियस हो जाता है और वो मून ब्रीडिंग के 1st फॉर्म को यूज करके मुइचिरो के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे मुइचिरो का एक हाथ कट जाता है। और मुइचिरो को इससे काफी डर होता है, और ऑब्वियसली यार डर हो भी क्यों ना, लिटरली एक हाथ कट गया बंदे का। और फिर मुइचिरो कंफर्म हो जाता है कि अपर मून वन पहले एक डीमन स्लेयर ही था, क्योंकि वो ब्रीडिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। फिर मुइचिरो खुद को जैसे तैसे संभालता है और अपने यूनिफॉर्म के कपड़े को फाड़ कर अपने हाथ को बांध लेता है ताकि खून का बहना रुक जाए। और मुइचिरो फिर से कोकुशिबो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। कोकुशिबो ये देखकर हैरान था कि मुइचिरो ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन उसने अपने ब्रीडिंग को यूज करके खून का बहना रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी वो बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर कोकुशिबो मुइचिरो के ब्लेड को ही पकड़ के उसी के छाती पर घुसा देता है और मुइचिरो को एक दीवार पर टांग देता है। और वो मुइचिरो को एक ऑफर डील करता है कि वो एक डीमन बन जाए और वो बहुत ही आसानी से एक अपर मून के स्टेज पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसी के वंशज का है और फिर वो मुजान के बहुत काम आ सकता है।
तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।